अपने सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। दुबई, जहां आसमान को छू लेना आसान है। यहाँ की झीलों का जादू, शहरों की ऊंचाइयों का नशा और शॉपिंग के बाजार का रंगरेजियाँ, ये सब आपको दुबई में मिलेंगे। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपने दुबई का नाम ज़रूर सुना होगा। दुबई नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती है बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा, लंबी लंबी गाड़ियाँ, वहाँ की लग्जरियस लाइफ, वहाँ के साफ़ सफाई डेवलपमेंट, वहाँ के शेख और ढेर सारा पैसा। दुनिया में किसी भी देश का रहने वाला आदमी वो अपनी लाइफ में एक बार दुबई ज़रूर जाना चाहेगा। आखिर क्यों और कैसे दुबई दुनिया की तीसरी टूरिज्म वाली कंट्री बन गई? आखिर कैसे दुबई एक ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गई, जबकि दुबई रेत पर खड़ा हुआ है? इसके पीछे आखिर क्या वजह थी जो 20 सालों में दुबई ने इतनी तरक्की कर ली? क्या हुआ इन 20 सालों में जिसने दुबई को दुनिया भर में इतना मशहूर कर दिया? दुबई कभी एक रेत के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं था। लोगों को लगता है कि दुबई की ज़्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है। 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अब अमीर बन गया। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल यह है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया भर में इतना फेमस हो गया? वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन हब बन गया? आइए जानते हैं एक रेगिस्तान से दुबई बनने की कहानी। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई की विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई। उसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं। इसके बाद तेल से डिपेंडेंसी को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के एक्सपोर्ट पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वो सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंधिया टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए ये इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे इमीराट्स को ये सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं।
उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वो भी अपने पिता की तरह ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मज़ा लेने आते हैं। अगर दुबई की टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगी। यहाँ तक कि दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग और क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्मलैंड बनाया गया और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराया गया। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई। दुबई में ही पाल्म जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है। यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीक़ों से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीक़ों से बनाया गया है कि ये सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं, जिसको करोड़ों में बेचा जाता है। एक बार शेख डिज्नीलैंड के मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक डिज्नीलैंड अपनी दुबई में बनवाना है, लेकिन शर्त यह है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। डिज्नीलैंड के मालिक ने मना कर दिया, ये कहकर कि डिज्नीलैंड यहाँ का ओरिजिनल पीस है। हम आपको डिज्नीलैंड बना तो देंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, वो अमेरिका में ही रहेगा। शेख साहब और डिज्नीलैंड के मालिक के बीच फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद शेख साहब दुबई में आए और दुबई लैंड बना दिया, जो कि अमेरिका में बने डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा था, जिसमें रोज़ 2 लाख लोग आते हैं। दोस्तों, दुबई में ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। जहां पर हम टैक्सी का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां आप ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ समय की भी बचत होगी। दुबई का ये रूल सबसे अजीब है। यहाँ पर अपनी गंदी गाड़ी खुद साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ की ज़मीन गंदी हो सकती है। इसलिए आपको कार वॉश सेंटर में ही अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर अच्छा खासा फ़ाइन लग सकता है। यहाँ तक कि दुबई ने रेत पर फूल खिलाए हैं। अगर आपको ये अजूबा देखना है तो आप दुबई मिरेकल गार्डन देख सकते हैं। ये शायद दुनिया का इकलौता रेत में फूल खिलाने वाला गार्डन है। दूर आसमान पर चमकते जिस चांद की चमक को देख आप उसे निहारते रहते हैं, वो अब ज़मीन पर उतरने वाला है। तो बता दें, यूएई ने दुबई में चांद जैसा रिसोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे दुबई मून नाम दिया गया है। यूएई बुर्ज खलीफा समेत ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। अब देश की इन खूबसूरत इमारतों में एक और नाम दुबई मून का जुड़ने वाला है। ये बिल्कुल आसमान में चमकते हुए चांद की तरह बनाया जाएगा और ऐसा फील होगा मानो चांद जमीन पर उतर आया है। इसे बनाने के लिए भारी भरकम बजट बनाया गया है। अरेबियन बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक इस चांद जैसे रिसोर्ट बनाने के लिए करीब 5 अरब डॉलर, लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा। आपको इसमें से कौन सी जानकारी अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।